Welcome to all of you in my today's session of class 6, chapter 5, none other than realms of Earth, in which up to now we discussed about lithosphere, in which we studied about continents. Afterward, we started our journey to understand about the hydrosphere, and afterward we started our journey to understand or to have a proper concept on the topic none other than atmosphere. Today we have to discuss or you have to understand the concept of air or the effect of air with respect to earth. अब देखो, एक चीज को समझना बहुत ही आसान है और चीजों को बड़े ही सरलता के साथ आप समझ सकते हैं अगर आप धैर्य और कॉन्सेप्ट को बनाए रखें। अब चीज को अगर आप समझिएगा तो आप क्या पाइएगा कि भाई धरती है, ठीक है ना। अभी अब जैसे मान लो कि मैं ग्लोब नहीं ले रहा हूं, एक नॉर्मल सी बात है, मैं सरफेस ले रहा हूं। ये क्या है? सरफेस है, सरफेस ऑफ अर्थ है, ठीक। वस्तुतः मैंने क्रॉस सेक्शन लिया है, अल्टीमेटली इट इज नॉन अदर देन ये आपका अर्थ का मॉडल है कि नहीं। लेकिन अब भी भाई हम लोग खड़े हैं तो कोई मतलब गोलाकार वस्तु पर तो खड़े हैं नहीं, क्योंकि काफी व्यास ज्यादा है, सरकमफेरेंस ज्यादा है, तो जहां भी आप देखते हैं तो समतल दिखाई देता है। ऐसा रहता है कि एक चीज तो तय है ना कि हम लोग लुढ़क तो नहीं रहे हैं। अगर धरती गोलाकार है तो आपके दिमाग में तो आना चाहिए कि भाई इसका मतलब तो कि हम लोग कहीं भी खड़े रहेंगे तो लुढ़क जाएंगे, लेकिन नहीं। इसका जो क्रॉस सेक्शनल, ये जो आपको राउंड एक ऑरेंज शेप में दिखता है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल होता है इतना चौड़ा होता है कि वो इस तरह से फ्लैट होता है, तो हम लोग सामान्यतः फ्लैट टाइप का फील करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट कि फ्लैट क्यों फील हो रहा है, तो इस चीज को, यह ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है कि तुम्हारे अभिभावक तुमसे पूछ दें कि भाई तुम लोग बोलते हो बच्चों कि इस चीज को बड़ा अच्छा से समझना कि यह धरती है, तो बोलोगे कि हाँ सर, हम तो बोलते हैं कि धरती गोलाकार है, स्फीयर है। तो तुम्हारे पिताजी तुमसे पूछ सकते हैं ना कि उस हिसाब से तो अगर तुम खड़ा हो यहाँ तो या तो तुमको इधर गिर जाना चाहिए या इधर गिर जाना चाहिए, तो तुम गिरते क्यों नहीं हो। एक्चुअली क्या है कि यह जो होल सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ है ये काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है सरकमफेरेंस, जिसके कारण कि अगर हम लोग उसका कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं ना, कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया तो एकदम फ्लैट टाइप का दिखाता है। अब इस चीज को अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट को देखना है तो मेक अ सर्किल ऑन लोगो। लोगो मतलब लोगो एक डिजाइन है कंप्यूटर में, उसमें आप सर्किल बना के देखोगे तो आप पाओगे ना कि सर्किल जो है ना वो तुमको लगेगा कि सरल सरल रेखाओं का समूह होता है, उससे सर्किल का निर्माण होता है। तो यही कॉन्सेप्ट है। ये जो छोटा सेक्शन भी है ना वो इस तरह से चौड़ा है। तो मैं था कहाँ, मैं तुमको बताना क्या चाह रहा था, एयर टेम्परेचर। तो वस्तु स्थिति है कि मैंने तुमको कहा है कि आप जैसे जैसे जमीन से थोड़ा ऊपर जाएंगे एक लेयर तक, सेकंड लेयर तक, तो टेम्परेचर क्या है वो हर एक पार्टिकुलर डिग्री के दूरी के बाद 1 डिग्री से घटते जाएंगे। तुम्हारे मन में ये सवाल आना चाहिए, तुम्हारे मन में यह सवाल आना चाहिए कि क्यों घटती है। अब इसका रीजन समझो। एक्चुअली क्या होता है कि पूरा वायुमंडल, चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं। मैं सवाल आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड लाइक मिसिंग ऑफ इन्वायरमेंट ओवर द सरफेस और ऑन द मून। क्या कारण है, क्या कारण हो सकता है, आप इस चीज को बताइए। तो वस्तु स्थिति है कि जो पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है वह एक वातावरण का निर्माण, वो जो है अपने चारों तरफ चीजों को बांध कर रखती है, आकर्षित करती रहती है, जिसका परिणाम निकलता है कि हम धरती पर स्थित हैं। क्यों? क्योंकि धरती के अंदर से अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ खड़ा है तो उसके अंदर से एक अट्रैक्शन पावर है पृथ्वी के द्वारा, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसके कारण कि हम लोग स्थिर रहते हैं। अब वो चीजें चंद्रमा पर या अन्य ग्रहों पर नहीं रहती हैं, तो क्या होता है, आप देखते होंगे कि एस्ट्रोनॉट वगैरह उड़ते रहते हैं, है कि नहीं। मतलब लैक ऑफ ग्रेविटेशनल पावर जो है वो अनस्टेबिलिटी का कारण होता है।
तो भाई जिस प्रकार से धरती के अंदर का जो बल है, गुरुत्व बल जिसको कहते हैं, वह अगर हमको धरती के सतह पर मतलब एक स्टेबिलिटी प्रदान कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि अगर इसके चारों ओर एयर का लेयर है, लेयर ऑफ अर्थ, लेयर ऑफ एयर है, तो इसको भी तो वो बांध के रखा हुआ है। लेकिन वो होता क्या है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ते गई, पृथ्वी से दूरी बढ़ते गई, तो उसकी शक्ति कमजोर होते जाती है। उसकी शक्ति क्या होते जाती है? कमजोर होते जाती है। अर्थात क्या हुआ? अर्थात यह हुआ कि जो हवा का जो क्षेत्र धरती से काफी नजदीक होगा, यहाँ हवा का घनत्व तो ज्यादा होगा, हवा का घनत्व तो ज्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाएंगे, हवा का जो डेंसिटी ऑफ एयर है, क्या चीज? डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर क्या होगा? वो घटता जाएगा। डेंसिटी ऑफ एयर क्या होगा? घटता जाएगा। इसी चीज को समझना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि डेंसिटी ऑफ एयर घटता जाएगा। अब होता क्या है कि जो सूर्य की किरणें आई, तो हवा भी क्या है? एयर इज ऑल्सो मेड अप विथ मॉलिक्यूल्स। वो भी तो आप जानते हैं कि धरती पर ब्रह्मांड में अवस्थित कोई भी वस्तु अगर है, तो वह एक मतलब जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट होता है, उससे वो इत्तेफाक रखती है कि भाई वो चाहे हवा हो, चाहे एयर हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, ऑल द पार्टिकल्स अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और जो भी हम लोगों के पास मिलते हैं, उनका एक कॉन्सेप्ट होता है कि वह एटम, मॉलिक्यूल इत्यादि से बने होते हैं। तो यहाँ पर जब आकर्षण ज्यादा है, यहाँ हवा का घनत्व तो ज्यादा होगा, ऊपर जैसे जैसे जाते हैं तो हवा का घनत्व तो कम होता है, और सूर्य की रोशनी पड़ने का नतीजा क्या होता है कि हवा के जो कण होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर होते हैं, वो भी गर्म होते हैं। तो स्वाभाविक चीज समझो कि अगर एक लेयर पे समझो, दो लेयर में एयर है, एक लेयर में एकदम इस तरह से जो है एकदम लगातार जो है ये डेंस्ड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, मतलब यहाँ जो है डेंस्ड एयर है और यहाँ थिन एयर है, ठीक है ना? थिन एयर मतलब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर कम है, यहाँ पे इस तरह से। तो स्वाभाविक है कि यहाँ सूर्य के प्रकाश के कारण हर मॉलिक्यूल हीट एब्जॉर्ब किए रहेगा, हर मॉलिक्यूल क्या किए रहेगा? हीट एब्जॉर्ब किए रहेगा। यहाँ पे कम घनत्व तो है, तो यहाँ कम मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब किए रहेगा, जिसके कारण की सतह पर गर्मी ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं, ड्यू टू डिक्रीमेंट इन द डेंसिटी ऑफ एयर, द टेम्परेचर डिक्रीजेस। और इसलिए कहा जाता है कि भैया 165 पे जाने पे 1 डिग्री घट जाता है, हर 165 पे जाने पे 1 डिग्री घट जाता है, यही वह कारण होता है। अब सवाल आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक लाइन में अर्थ समझ लो कि पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण, पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण वह जो एक बाह्य आवरण गैसों को अपने तरफ बांध कर, आकर्षित कर यह रखा, तो उसके कारण क्या हुआ? वायुमंडल का निर्माण हुआ। उसके कारण क्या हुआ? वायुमंडल का निर्माण हुआ। अब स्वाभाविक है कि अब एक चीज को समझो, इफ आई एम ट्राइंग टू पुल इट, अगर हम इसको खींच के अपने तरफ रखे हुए, तो डेफिनेटली इट इज क्रिएटिंग सम प्रेशर। अब एटमॉस्फेयर को जो वो अपने आकर्षण के बल पर बांध के रखा हुआ है, उसके कारण जो है उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन एक दबाव में होता है, एक प्रेशर में होता है, एंड दैट विल बी नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड यू कांट इमेजिन दैट थिंग इज नॉट प्रेजेंट इन योर टेक्स्ट बुक। कि मैं एक बार पढ़ रहा था कहीं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का देखो तालमेल ऐसा होता है, और हमारे शरीर का तालमेल, कि अगर हमारे चारों तरफ से उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा दिया जाए तो हमारा शरीर फट जाएगा, और अगर हमारे शरीर जो कि लगभग इक्विवेलेंट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे अंदर का भी प्रेशर उतना ही होता है, कि कहा जाता है कि अगर दोनों में से कोई एक मिसमैच हुआ या एक कैरी नहीं किया, एक को रिमूव कर दिया गया, तो परिस्थिति ऐसी हो सकती है जैसे अगर तरबूजा को आप देखते होंगे और हाथी के पैर को देखते होंगे, अगर वो रखे तो क्या हुआ? खत्म। आप समझ लीजिए, मैं जो इंसिडेंट बता रहा हूं कि कहा जाता है कि 500 हाथी, लगभग अप्रॉक्स ऐसा कहा जाता है 500 हाथी के बल टाइप का प्रेशर हमारे शरीर पे पड़ता है वायुमंडल के द्वारा, और हमारा शरीर उसको रिस्पॉन्ड करता है, मतलब उसका सामना करता है। तो अगर कुछ भी नहीं है तो लॉसेस कितना होगा, कितना ज्यादा दबाव है, जिस चीज को हम लोग इस उदाहरण से समझ सकते हैं। दूसरी बात क्या है? एक चीज तो तय है भाई, हवा का एयर प्रेशर में सर समझना क्या है? स्वाभाविक है कि गर्म हवा ऊपर उठती है, जब सतह पर हवा गर्म हुई,
अब इस चीज को उदाहरण से देखो, कितना अच्छा उदाहरण से समझाता हूं। वाटर वेपर बनता है ना, तो वो है क्या? वार्म एयर है ना। जो भाप बन रहा है, वेपर बन रहा है, वो है क्या? वो तो गैसियस फॉर्म है। हाँ, इट इज अनदर थिंग दैट वन कंटेन्स आल्सो वाटर मॉलिक्यूल इन देयर देमसेल्फ, लेकिन अल्टीमेटली है तो वही वो। तो वो क्या होता है, जब चीजें हल्की गर्म होती हैं तो वह हल्की होती हैं। हल्की क्यों होती हैं? क्योंकि द मॉलिक्यूलर गैप्स इंक्रीजेस, द मॉलिक्यूलर गैप्स इंक्रीजेस, उनके जो अणुओं के बीच में दूरी होती है वो बढ़ती है, जिसके कारण वो चीज हल्की होती है। और हल्का होने के बाद गुब्बारा जैसा क्या, वो ऊपर जाता है। और वही चीज जब ऊपर गया और फिर उसमें ड्यू टू डिक्रीमेंट इन टेम्परेचर, जब उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल वेपर थे, जो वेपर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे, वो डेज्ड होना चाहते हैं, तो क्या होता है, वो फिर भारी होता है। और उसके कारण क्या होता है, वो फिर नीचे आता है और आते आते कंडेंसेशन के कारण जो है वर्षा के तौर पे गिर जाता है। सो डेफिनेटली वी हैव टू keep it in our mind that warm air, always warm air will move toward the upward side and cold air will move toward the downward side. ये चीज आपको याद रखनी है। एंड दूसरा चीज कि स्वाभाविक है कि एयर प्रेशर धरती के सतह से डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे हम धरती से ऊपर जाते हैं तो जो प्रेशर है वो भी घटते जाता है। क्यों? चूंकि एयर थिन होते जाता है, तो जैसे ही एयर थिन होते गया मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर दूरी बनाते जाता है, जिसका नतीजा क्या होता है कि स्वाभाविक तौर पे जो है एयर प्रेशर भी घटते जाता है। उसके बाद क्या आता है, वाटर वेपर इन एयर। भाई बहुत कॉमन चीज है सर, दैट ड्यू टू हैविंग द वेपोराइजेशन प्रोसेस अकर इन द लेक, रिवर, ओशियंस, सीज, तो क्या होता है कि वाष्पीकरण के कारण क्या होता है कि पानी जो है वह गर्म होकर भाप में बदलता है और वो ऊपर उठता है। एंड दैट converted thing which also contain water molecule in themselves is known as none other than water vapor, and it depends upon the availability of water available in the vapor form of air is known as humidity. आप देखिएगा कि समुद्र के किनारे जाइएगा, यू विल फील ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब जहां के हवा में पानी, मतलब नमी जितना ज्यादा होगा ह्यूमिडिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो वो नमी क्या है, एक्चुअली वो वाटर मॉलिक्यूल ही तो है जो उस वहां के वायुमंडल में, वहां के हवा में जो है वाटर वेपर में मिला हुआ होता है। So this one is the journey under the hydrosphere. In my next session we will start our discussion over the last segment. It means after having discussion over lithosphere, hydrosphere, atmosphere, we will discuss about the last chapter which is none other than biosphere. Thank you. Have a great day.